अच्छा जी बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये केमिकल एनर्जेटिक्स है और मुझे काइंडली मैसेज करके बता दीजिएगा कि आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन नज़र आ रही है। और इसके अंदर बेटा हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो है, in the gas phase the phosphorus pentachloride can be thermally decomposed into gaseous phosphorus trichloride and chlorine. The table below gives the relevant bond energy found in these compound. अच्छा, आपने ये बताना है जी कि what is the enthalpy change in the decomposition of this reaction. बॉन्ड एनर्जी उसने आपको दी हुई है, तो हेस साइकिल भी बना सकते हैं। और बॉन्ड एनर्जी के लिए आपको बेटा ओ लेवल से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी टेकन इन, मतलब बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी माइनस एनर्जी गिवन आउट, मतलब जब बॉन्ड्स बनेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी। हम इस तरह करते हैं, सारे बॉन्ड्स ब्रेक करके PCl5 फास्फोरस क्लोरीन 5 बॉन्ड्स है ना, तो एक PCl की बॉन्ड एनर्जी है 328, तो PCl5 में 5 हैं, तो 5 इंटू 328 माइनस फॉर्मूले का है एनर्जी गिवन आउट, जब बॉन्ड्स बनेंगे PCl3 में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 इंटू 328 और प्लस Cl2 में एक बॉन्ड बन रहा है 241। अब इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 5 इंटू 328 करेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 1640 माइनस, इसको बेटा सॉल्व करते हैं सारे को, करेगा 1225। ठीक हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे भी 1640 माइनस 1225, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 415, तो बी इज द आंसर। ठीक है जी। अगर हेस साइकिल से करना चाहते हैं उससे भी हो जाएगा। हेस साइकिल से कैसे होगा देखें, हेस साइकिल से अगर आपने करना है तो आप उसमें ये करेंगे कि PCl5 it gives PCl3 plus Cl2। हेस साइकिल में ना आपने तमाम बॉन्ड्स तोड़ने होते हैं और नीचे वाले बॉक्स में एटम्स लिखने होते हैं, फास्फोरस प्लस 5 क्लोरीन, इसको भी तोड़ दें। तो यहाँ देखिए इस तरह हो जाएगा, PCl5 को तोड़ने के लिए 5 इंटू 328, और यहाँ से इसको आपने तोड़ना है PCl3 के लिए कितना होगा 3 इंटू 328, और Cl2 को तोड़ने के लिए 241। तो ये डेल्टा एच आपको यहाँ से आ जाएगा, ये एक पाथ हो जाएगा, ये दूसरा पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। The equation below shows the formation of sulfur oxide from sulfur and oxygen. What is the enthalpy change for this reaction? SO2 plus O2, it gives 2SO3. अब देखें उसने आपको सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन बताई हुई है, ठीक है 297, लेकिन ये 1 मोल के लिए हमारे 2 मोल बन रहे हैं, तो 2 इंटू माइनस 297 है ना, ये इक्वेशन मैंने एडजस्ट कर दी ना नीचे से ऊपर। और सल्फर से सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ये भी 2 मोल के लिए होगा, टाइम्स 2 करूंगा, 2 इंटू माइनस 395, और ये मुझे फाइंड आउट करना है। और आपको पता है ऑक्सीजन के लिए 0 होता है, कोई भी एलिमेंट जो होगा, ऑक्सीजन कह रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट की जो फॉर्मेशन होती है दैट इज 0, तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका नीचे वाला बॉक्स, तो यहाँ से यहाँ तक एक रूट, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा रूट, इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं ये और दूसरी साइड पर आ रही है ये, बस इसको आप सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा आपका। तो 2 टाइम्स माइनस 297 प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 395। ठीक है, अब आपने डेल्टा एच नॉट ऑफ आर निकालना है बेसिकली। अब वैल्यूज को सॉल्व कर लें बेटा, वैल्यूज को जब आप सॉल्व करेंगे तो 297 टाइम्स 2
-594 और ये 395 टाइम्स 2, ये आ रहा है -790, तो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू -790 प्लस 594, तो 790 माइनस 594, 196 माइनस 196 इज द आंसर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। इन कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें आप कैलोरीज मेजर करते हैं। कैलोरीज मतलब एनर्जी, ठीक है, जो पुरानी यूनिट है एनर्जी की, जूल्स के बजाय पहले कैलोरीज होती थी। तो इन अ कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट 2.50 ग्राम ऑफ अ फ्यूल इज बर्न इन ऑक्सीजन। भाई 2 से क्यों डिवाइड करेंगे जोहा? तो 2 से बिल्कुल डिवाइड नहीं करेंगे। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ बेटा, ये होता है डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। ये मैं आपको ना क्लास के बाद इसका एक बेटा एक नोट भी सेंड कर दूंगा। डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, हालांकि इसने यहाँ फॉर्मेशन लिखा हुआ है, दिस इज नॉट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ये उसके एलिमेंट से नहीं है, ठीक है। दिस इज डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन के अंदर ना किलो जूल्स पर मोल डज नॉट रेफर। अच्छा ये तो आपकी कंफ्यूजन है, बिल्कुल ठीक है कि ये पर मोल है, तो ये पर मोल, लेकिन पर मोल क्या रेफर कर रहा है? डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन के अंदर, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन के अंदर ये जो पर मोल है ना, पर मोल डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक सब्सटेंस। जो आपका आंसर आता है आप कहते हैं कि ये किलो जूल्स पर मोल में ही आया है, इसमें पर मोल किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस को रेफर नहीं करता। अगर आप मुझे इसके लिए 1 मिनट दें बस। एक मिनट सिर्फ दे दें। अच्छा देखिए, मैं भी आपको ना इसकी एग्जांपल देता हूँ। जो जुहा ने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया, -196 ही हमने क्यों आंसर ले लिया जी। इसकी आपको एक्सप्लेनेशन ये देता हूँ कि जो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन होता है ना, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन, उसकी आप डेफिनेशन क्या लिखते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एंथैल्पी चेंज व्हेन द equation quantities of reactants react together and form the product. When the enthalpy change, when the molar quantities of reactants react together and form the product under the standard condition। ये आप डेफिनेशन आपने याद की हुई है, ठीक है। और इसकी जो इसकी जो हम इक्वेशन लिखते हैं वो सपोज ये लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर जो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन आ रहा है दैट इज -572 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा पहली चीज बेटा आपने जो है नोटिस करनी है कि सिंबल फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, वो तो चले आपको पता है डेल्टा एच नॉट ऑफ आर है, ठीक है। किलो जूल्स पर मोल, अब ये जो मेन चीज मैं आपको बताने लगा, किलो जूल्स पर मोल, यहाँ पर किसी पार्टिकुलर इस इक्वेशन में किलो जूल्स पर मोल जो है इक्वेशन में किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस को रेफर नहीं कर रहा। जिस तरह देखें फॉर्मेशन में आप क्या कहते थे कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कि 1SO2 का मतलब है 1 मोल बनेगा तो इतनी एनर्जी है, 2 मोल बनेगा तो टाइम्स 2 होगा। लेकिन डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन में किलो per mole does not refer to any particular substance in the equation। फिर ये क्या रेफर कर रहा है भाई? Instead it refers to the quantities of all the substance given in the equation।
पार्टिकुलर सब्सटेंस को ये पार्टिकुलर सब्सटेंस को रेफर नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं कि ये रेफर होगा, इट रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ऑल द सब्सटेंस। यहाँ पर किलो जूल्स पर मोल जो है ये इस इक्वेशन में तमाम क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दिस केस, इस केस के अंदर ना बेटा 572 kilojule of heat is evolved when 2 mole of hydrogen react together with 1 mole of oxygen and form 2 moles of liquid water is formed. तो इसलिए डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन के अंदर याद रखिएगा किलो जूल्स पर मोल डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा बेटा अब आ जाए आगे। इसी तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें जो जोहा ने भी पूछा है कि यहाँ पर मैं डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं कर रहा। पहली बात तो ये बेटा ये दिस इज नॉट फॉर्मेशन, ठीक है, ये फॉर्मेशन नहीं है, दिस इज डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एलिमेंट से तो नहीं बन रहा ना SO3। तो ये डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन है। इसमें जो आंसर आप जब भी डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन आपने फाइंड आउट करना हो ना, तो आपने कभी भी यहाँ पर मोलर क्वांटिटीज नहीं देखनी, जो आपका आंसर होगा वो बस किलो जूल्स पर मोल में होगा, ये बात याद कर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। In a calorimetric experiment, 2.50 gram of fuel is burned in oxygen 30%. of the energy released during the combustion is absorbed by 500 gram of water, the temperature of which rises from 25 degree to 68 degree. अब आपको बेटा समझ आ गई होगी, यहाँ का फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ, Q is equal to MC delta T. Q is equal to MC delta T. Q हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब, किसी भी रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब। M क्या है? मैस ऑफ वाटर, ये बात याद कर ले, M हमेशा मैस ऑफ वाटर होगा। अब यहाँ पर देखें मैस ऑफ फ्यूल भी दिया होगा, भाई ये फ्यूल बर्न हुआ तो फिर वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ ना, तो ये जो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T है ना, इसमें जितने भी वैल्यूज आप पुट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर करेंगे, कि वाटर का मैस, वाटर का टेम्परेचर, तो वाटर का मैस कितना है 500, अगर कोई सोल्यूशन दिया होगा तो सोल्यूशन के वॉल्यूम्स को ऐड कर लेंगे और वो ग्राम्स में आप ले जाएंगे। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने दी हुई है 4.2, चेंज इन टेम्परेचर 25 डिग्री से 68 पर जा रहा है बेटा। तो अब आप इसको इस तरह करें, 68 माइनस 25 43। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 500 टाइम्स 4.2 टाइम्स 43, ये आपके पास आ रहा है 90,300 जूल्स। ठीक है जी। अच्छा, कितने ग्राम आपने फ्यूल बर्न किया, कितने ग्राम आपने फ्यूल बर्न किया तो ये हीट एनर्जी रिलीज हुई है। 2.50 ग्राम आपने फ्यूल बर्न किया तो एनर्जी रिलीज हुई 90,300 जूल्स। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी रिलीज पर ग्राम। पहले तो मैं एक ग्राम का आपको बताता हूँ ना, कि अगर 1 ग्राम को आप बर्न करते तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होती। ऑन बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल तो x जूल्स एनर्जी की रिलीज होती। तो इसको डिवाइड कर दें बेटा, डिवाइडेड बाय 2.50, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 36,120 जूल्स, ये पर ग्राम के लिए आ रहा है। लेकिन अब एक और चीज नोट करने वाली है, वो ये कि अभी ये जो टेम्परेचर राइज हुआ है ना 25 से 68, सिर्फ जो फ्यूल जो आपने बर्न किया है उसकी कितनी परसेंट एनर्जी ने ये टेम्परेचर राइज किया, 30%। बाकी एनर्जी ना एटमॉस्फेयर में चली गई है या कहीं भी जाया हो गई है। ठीक है, लेकिन जो 30% एनर्जी थी उसने वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री से 68 डिग्री तक पहुंचा दिया। वो आपसे ये कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि आपने क्या करना है जी, कि आप बताएं कि टोटल एनर्जी अगर 100% एनर्जी रिलीज होती तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होनी थी। 30% ने इतनी एनर्जी रिलीज की है, 30%। ठीक है, तो अगर 100% एनर्जी रिलीज होती तो फिर आप बताएं, अगर 100% एनर्जी ट्रांसफर होती तो फिर
वाटर का फिर कितनी एनर्जी रिलीज होनी थी। तो अब आपने क्या करना है, देखें 30% जो है ना, 30% उसने 30% ने इतनी एनर्जी रिलीज की है। वो कह रहा है कि टोटल एनर्जी रिलीज 100% अगर होता तो फिर कितनी एनर्जी होनी थी, x। ठीक है जी। तो अब आपने यहां से x निकालना है। तो बेटा इस x को आप निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 36,120 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 30। इसको कैलकुलेट करें बेटा। 36,120 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास आएगा 120,400 जूल्स। ऑप्शन सी इज द आंसर। बट इसमें आपने काफी काम किया। देखें पहले Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T निकाला, फिर उसने कहा कि ये तो भाई 2.50 ग्राम फ्यूल को आपने जब बर्न किया तो फिर इतनी एनर्जी रिलीज हुई है ना। तो आप बताएं 1 ग्राम के लिए, फिर मैंने 1 ग्राम के लिए यहाँ पर किया। फिर वो कहता है कि टोटल एनर्जी बताएंगे तो 30% एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी का मतलब है अगर 100% एनर्जी रिलीज होती तो फिर वाटर का कितना टेम्परेचर, फिर कितनी एनर्जी रिलीज होनी थी, वो हमने यहाँ पर 100% के लिए निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। Which equation correctly shows how the bond energy for the covalent bond Y bond Z can be calculated by dividing delta H by N? अब देखिए बॉन्ड एनर्जी आपसे फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं। आपको पता है बॉन्ड एनर्जी के लिए क्या होता है। देखें सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH4। आप जब इसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना, तो आपके पास कार्बन अलहदा और हाइड्रोजन अलहदा हो जाएगा। इस तरह आ जाएगा ना, एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे। प्रोडक्ट किस में आ जाएंगे, एटॉमिक फॉर्म। अच्छा देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑप्शन ABCD में आपने मैच करना है। ABCD में आपके पास एटॉमिक फॉर्म में कहां पर आ रहे हैं, और इस इक्वेशन से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या A, B, C या D? ये CH4 है सपोज। ऑप्शन ए रॉन्ग है। क्यों? ऑप्शन ए में N जो है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, बॉन्ड्स नहीं बता रहा कि Y और Z के दरमियान बॉन्ड्स कितने हैं भाई। नंबर ऑफ मोल्स को रेफर कर रहा है, ना कि बॉन्ड्स को। आपको तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि Y के साथ कितने Z हैं। मैं भी आपको इसका एक और मेथड ही बताऊंगा जिसमें हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचेंगे, लेकिन एक मैं आपको ये क्विक मेथड बता रहा हूँ जिससे आप विदाउट कैलकुलेशन, मैं भी आपको ये कैलकुलेट करके बताऊंगा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। बी देखें, सी और डी, इसमें जरा आप लोग बेटा थोड़ा देखें कि कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि ठीक हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप 1 मिनट लें उसमें सोचें कि कौन सा आंसर जी इसमें ठीक होगा। ए तो मैंने आपको बताया ना कि ए यहाँ पर इसलिए गलत है कि एन जो है वो रिएक्टेंट साइड पर वो आपको मोल्स बता रहा है। ठीक है, वो आपको बॉन्ड्स नहीं बता रहा है कि वाई और जी के दरमियान बॉन्ड्स कितने हैं। जिस तरह यहाँ CH4 के अंदर 4 आपको क्या बता रहा है, बॉन्ड्स बता रहा है ना, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स कितने हैं। लेकिन यहाँ वाई और जी में तो ये बॉन्ड्स बता ही नहीं रहा, तो इसलिए ए तो रॉन्ग है। बी क्यों रॉन्ग है बेटा? बी इसलिए रॉन्ग है, द मॉलिक्यूल वाई जी ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, उसको आप जरा देखें। वाई जी ये आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि आप इससे जो है ना वाई और जी के दरमियान बॉन्ड एनर्जी निकाल सकें। जो इक्वेशन बी है, जो ऑप्शन बी है, इसमें मॉलिक्यूल वाई जी जो दोनों साइड पर आपको नजर आ रहा है, मतलब इनके बॉन्ड टूटे नहीं है वाई जी, तो ये इससे आप बॉन्ड एनर्जी नहीं निकाल सकते ना। सी क्यों गलत है बेटा? कि डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ही बैलेंस नहीं है सी में। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि आप करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे विदाउट कैलकुलेशन। ऑप्शन डी को अगर आप देखें ना, तो देखें वाई जी एन, एन इज द नंबर ऑफ एटम, तो वाई वन था, ये वन वाई, और जी एन थे तो एन जी, ये देखें एटॉमिक फॉर्म में भी आ गया। और अगर आपको ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो देखें कैलकुलेशन करके कैसे आप इस आंसर तक पहुंचेंगे। वाई डी इज करेक्ट। वो कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड वाई जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डेल्टा एच बाय एन। आप इसको ऐसे लेते हैं, वाई जी एन
इसके जब आप तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा Y और N मोल्स ऑफ C, ठीक है। आपको पता है जी यहाँ पर डेल्टा एच निकालना है आपने। डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट। डेल्टा एच ऐसे लिखें, एनर्जी टेकन इन, इनके बॉन्ड्स तोड़ने हैं भाई। मतलब सपोज अगर ऐसे होता CH4 होता तो कितने बॉन्ड्स थे जी तोड़ने के लिए CH4, तो आपने कितने बॉन्ड्स तोड़ने थे, कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स, तो आपने लिखना था ना 4 मोल्स ऑफ CH, ऐसे लिखना था ना। तो यहाँ पर है Y बॉन्ड ZN, क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा N मोल्स ऑफ Y बॉन्ड Z, इस तरह यहाँ पर CH4 के लिए मैंने लिखा है 4 मोल ऑफ C बॉन्ड हाइड्रोजन, तो Y बॉन्ड ZN में मैं ऐसे लिखूंगा ना N मोल ऑफ Y बॉन्ड Z, ठीक है। एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट, भाई यहाँ तो कहीं बॉन्ड ही नहीं बन रहा है, तो एटॉमिक फॉर्म में 0, यहाँ तो बॉन्ड नहीं बन रहा ना प्रोडक्ट वाली साइड पर, तो ये 0 है। अब आप जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है Y माइनस Z की, तो डेल्टा H ये N दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए ऊपर वाली बात से मैच कर रहा है, इसको आप जरा देखिए। वो कह रहे हैं कि हाउ द बॉन्ड एनर्जी फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड Y माइनस Z कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग डेल्टा H बाय N। ये देखें, ये Y माइनस Z को मैंने डिवाइड किया डेल्टा H बाय N से, तो मेरे पास Y माइनस Z की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी जब मैं डेल्टा H को डिवाइड करूंगा N के साथ, ठीक है। तो इसको अगर आपने समझना है तो आप ना खुद ही एक इस तरह की इक्वेशन बनाएं, फिर आपको आसानी हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि आप बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जरा इसके लिए बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो बड़े आसानी से आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ज़बानी करना चाहते हैं तो आप डी तक वैसे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ABC जो है ना वो तीनों ऑप्शन ही रॉन्ग है, आपको देखने में नजर आ रहा है। और बॉन्ड एनर्जी में जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैशियस एटॉमिक फॉर्म में, अगर आपसे वो बॉन्ड एनर्जी पूछना चाह रहा है तो ये प्रोडक्ट आपके गैशियस एटॉमिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एटम्स नहीं दिए हुए ना उसने प्रोडक्ट वाली साइड पे, फिर वो आपको थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन भी देगा। लेकिन इस केस के अंदर बेटा आप या तो सेकंड मेथड यूज कर लेंगे जो मैंने अभी बताया आपको, ये ज्यादा लॉजिकल है जो मैंने अभी बताया है, जिसमें आपने फॉर्मूला यूज किया और फॉर्मूला यूज करके जो ऊपर उसकी स्टेटमेंट थी कि डेल्टा H को अगर आप N से डिवाइड करेंगे देन यू आर एबल टू कैलकुलेट दी Y बॉन्ड Z। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। The diagram shows the skeletal formula of cyclobutane. ये है जी साइक्लोब्यूटेन, CH2 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 CH2। अच्छा, अब बेटा देखें, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन इज प्लस 75.1 किलो जूल्स पर मोल। इसको हम साथ साथ इसकी साइकिल ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेशन किससे होगी भाई, इसकी एलिमेंट से, तो फॉर्मेशन कितनी बता रहा है प्लस 75.1। एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट इज प्लस 712। ये ग्रेफाइट है, इसकी एटमाइजेशन क्या होती है, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। ये कार्बन गैसियस फॉर्म में चला गया, तो एटमाइजेशन कितनी है इसकी प्लस 712 1 मोल के लिए, या 4 मोल है तो 4 इंटू 712 ये हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एटमाइजेशन। द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH इज 390 एंड HH इज 429। ये जी HH की बॉन्ड एनर्जी उसने बता दी आपको, 8 एटॉमिक हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं जी 429, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे क्योंकि ये 1 मोल के लिए बता रहे हैं, यहाँ 4 मोल। अच्छा, ब्यूटेन के अंदर देखें आपके पास दो तरह के बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ना वो तो आपने फाइंड आउट करना है, और कितने हैं इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड 4 मोल्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उसने बताए हुए 390, तो बेटा इस ब्यूटेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पता है कितने, 8 है। CH2 हर कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है ना, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 8 दफा है, ठीक है।
तो 1 मोल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 390 है, 390, और इसको टाइम्स 8 करेंगे क्योंकि 8 बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। अब आपका बेटा ये साइकिल कंप्लीट हो गया, अब आपने सिर्फ कैलकुलेशन इसमें करनी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये जो ग्रीन बॉक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक रूट है और ये आपका दूसरा रूट है। अब देखें क्या आ रहा है, 4 टाइम्स 712 प्लस 429 टाइम्स 4 is equal to 75.1 plus 4 into carbon carbon bond plus 398 times 8। यहां से अब आप ये वैल्यू निकालेंगे, दिस इज अननोन ना, तो इसको आपने कैलकुलेट करना है। आप लोग कैलकुलेट करते रहें साथ साथ। 712 टाइम्स 4 2848, 429 टाइम्स 4 1716, इसको ऐड कर देते हैं 2848 प्लस 1716, ये आ रहा है जी 4564 इज इक्वल टू 75.1 है और वहां पर आ रहा है 398 टाइम्स 8 3184, थ्री 398 नहीं है, सॉरी, ये 390 है भाई, दिस इज 390, ठीक है, देखें 390 है, तो ये आ जाएगा जी 390 टाइम्स 8 3120 कार्बन कार्बन और 75.1 प्लस 3120, ये आ जाएगा जी आपके पास 3195.1 प्लस 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में जी 4564 माइनस 3195.1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कार्बन बॉन्ड। 4564 माइनस 3195.1 divided by 4 342 is the answer, ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रही थी कि इसकी ये ऑप्शन बाकी क्यों गलत किए, फिर सुनिए। एक तो बेटा मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, आप बाकी इक्वेशन के लिए इस तरह की कैलकुलेशन कर लें जो मैंने ऊपर की थी, डेल्टा एच ओवर एन इज इक्वल टू वाई बॉन्ड जी। तो y बॉन्ड z इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर एन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी के लिए आएगा। y बॉन्ड z इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर एन, जिस तरह के ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने, ये सिर्फ इक्वेशन डी के लिए बन सकती है, ए बी सी के लिए नहीं बनेगी। एक तो ये, दूसरा बेटा आप ये चेक करें कि ऑप्शन ए मैंने आपको बताया इसलिए रॉन्ग है कि आप जरा ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए में एन जो रिएक्टेंट साइड पर है वो आपको मोल्स बता रहे हैं ना, वो आपको बॉन्ड्स तो नहीं बता रहा। आपको बॉन्ड्स पता होने चाहिए कि वाई और जी के दरमियान बॉन्ड्स कितनी दफा हैं, जिस तरह उसने नीचे लिखा हुआ है एन, वाई जी एन, मतलब वाई और जी में एन टाइम्स बॉन्ड है। तो ऑप्शन ए में वाई और जी में कोई बॉन्ड बता रहा है कितनी दफा है, नहीं बता रहा, ठीक है। और यहाँ पर वो बता रहा है, जी के ये n/2z2 है और ये n मोल ऑफ y है, लेकिन यहाँ पर उसने बॉन्ड नहीं बताया। आपको इसलिए ऑप्शन ए यूजलेस है क्योंकि उसने आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही नहीं बताए। ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है भाई? ऑप्शन बी इसलिए गलत है बेटा कि मॉलिक्यूल YZ जो है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आप देख सकते हैं, YZ जो है इसी की तो आपने बॉन्ड एनर्जी निकालनी है और ये इक्वेशन के दोनों साइड पर है, उसने सारे बॉन्ड तोड़े ही नहीं है, सारे बॉन्ड इसके टूटे ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इससे y जो है ना YZ की बॉन्ड एनर्जी नहीं निकाल सकते क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड पर है। एक साइड पर होता है ना एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट, मतलब इसने
कुछ बॉन्ड तोड़े और कुछ तोड़े ही नहीं है, दोनों साइड पे उसने लिखा हुआ है। सी क्यों रॉन्ग है बेटा? सी इसलिए रॉन्ग है कि सी वाली इक्वेशन ही बैलेंस नहीं है। जब बॉन्ड एनर्जी आप फाइंड आउट करते हैं तो इक्वेशन तो बैलेंस होनी चाहिए ना। अब यहाँ देखिए आपके पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है। वाई कितनी दफा है? 2 दफा है। यहाँ वाई कितनी दफा है? 4 दफा है। तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसलिए आप सी को भी यूज नहीं कर सकते। तो डी जो है इसलिए लॉजिकल है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बताए हैं, उसमें इक्वेशन भी बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सम बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज आर लिस्टेड, ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन। These bond energy values relate to the following four reaction. देखें ये एंडोथर्मिक है, बॉन्ड टूट रहा है, दिस इज एंडोथर्मिक, राइट। ये एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड बन रहा है। एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड बन रहा है, कार्बन क्लोरीन। ये आपका एंडोथर्मिक है भाई, नजर आ रहा है इसमें बॉन्ड टूट रहा है वो एंडोथर्मिक है, तो जिसमें बॉन्ड बन रहा है वो आपका एक्सोथर्मिक है, तो ये एंडो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ द अबव रिएक्शन फ्रॉम मोस्ट नेगेटिव टू मोस्ट पॉजिटिव। मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा? जहरी बात है वाई और जी में से होगा, ठीक है, वाई और जी में से। अब वाई और जी में से मोस्ट नेगेटिव कौन होगा? तो देखिए यहाँ पर आप बॉन्ड की नेचर चेक करें। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है, कार्बन क्लोरीन, और वहां पर बन रहा है क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो किसकी ज्यादा एनर्जी है जी? क्लोरीन क्लोरीन की 247 है, कार्बन क्लोरीन की 330 है। तो कहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? कार्बन क्लोरीन, राइट। तो कार्बन क्लोरीन का मतलब है वाई। आप देख सकते हैं वाई आपके पास यहाँ पर दो जगह पर आ रहा है, ए और सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। अच्छा इसके बाद क्या होगा? उसने कहा है कि ट्रेंड है मोस्ट नेगेटिव टू मोस्ट पॉजिटिव। पहली बात है ये दो एक्सोथर्मिक है, वाई के बाद फिर कौन सा होना चाहिए? एक्स। वाई के बाद एक्स, फिर ऑप्शन सी है, आप यहीं से इसको पिक कर लेंगे। वाई के बाद ऑप्शन सी है, वाई के बाद एक्स आएगा ना, क्योंकि एक्स रिएक्शन जो हो रहा है उसमें भी बॉन्ड बन रहा है, वो भी एक्सोथर्मिक होगा, मोस्ट नेगेटिव। फिर आगे एंडोथर्मिक वाले रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक में आप कैसे करेंगे देखें। आंसर तो आपको यहां से आपको पता चल गया कि सी इज द आंसर, लेकिन फिर भी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डब्ल्यू और जी में कैसे होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि डब्ल्यू और जी में आपने क्या करना है। आप ब्रोमीन के लिए देखें ना, फॉर्मूला लगा लें, एनर्जी टेकन इन माइनस एनर्जी गिवन आउट। एनर्जी टेकन इन, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी है देखें, 194। एनर्जी गिवन आउट, बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा ना, बॉन्ड तो बन नहीं रहा, तो इसके लिए जो वैल्यू आ रही है वो प्लस 194 आ रही है। और इसी तरीके से बेटा आप अगर देखें यहाँ पर, इसमें तो बॉन्ड ये तो हो गया ना क्लोरीन वाला भी। हाँ इसको देख लें, अगर इसमें क्या हो रहा है जी, एनर्जी टेकन इन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी है? 412, और 4 बॉन्ड्स अगर आप ब्रेक कर रहे हैं 4 टाइम्स 412। वैसे तो मैंने आपको बता दिया ना, आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाकी अगर आपने करनी हो तो कैसे करेंगे। एनर्जी टेकन इन ये किया, माइनस एनर्जी गिवन आउट। देखिए कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, अभी 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो 3 इंटू 412, ये जी आपके पास फॉर्मूला है। इसको आप सॉल्व कर लें, इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 412। तो मोस्ट पॉजिटिव जी है, ये देखिए मोस्ट पॉजिटिव जी आ रहा है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें आपको बस ये कराता हूँ, एक जो मुश्किल क्वेश्चन है 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 पर आए बेटा। गिवन द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंजेस। अच्छा पहली एंथैल्पी चेंज आप नोट करें क्या हो रहा है, ये आपने पढ़ी नहीं है कभी, ये सिर्फ सब्लिमेशन हो रही है, सॉलिड से गैस पे जा रहा है, और 1 मोल, ठीक है। और दूसरी में क्या हो रहा है जी, कि आपके पास ये बन रहा है I2 + 3Cl2
और 2ICl। वो कह रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन ट्राइक्लोराइड। तो इसकी इक्वेशन बनाई जी, ICl3 की इक्वेशन बनानी है आपने फॉर द फॉर्मेशन। तो एक आयोडीन और एक क्लोरीन, 3 है तो 3/2 कर दिया और I2 हाफ कर दिया। ऐसी होती है ना फ्रॉम इट्स एलिमेंट ना, फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ये है डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसको जरा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। अब देखें व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन ट्राइक्लोराइड। ऊपर जो डाटा उसने दिया उसके यूज करते हुए बताना। उसने क्या दिया आपको, सब्लिमेशन दी हुई है। आयोडीन सॉलिड से गैस में आप भी लेके जाएं। अच्छा, उसने जो सब्लिमेशन की है ये 1 मोल के लिए की हुई है। देखिए 38, आपको कितने मोल के लिए चाहिए, हाफ मोल के लिए। तो 38 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो आपके पास 19 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 19 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पर ICl3 बनाना है, उसकी फॉर्मेशन तो आपने फाइंड आउट करनी है। लेकिन जरा दूसरी इक्वेशन को और करें। दूसरी इक्वेशन का क्या काम है यहाँ पर, दूसरी इक्वेशन में वो आपको ये बता रहा है कि अगर आप ICl3 बनाए ना आयोडीन गैस और क्लोरीन गैस से, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है 241 किलो जूल्स पर मोल, है ना। अब देखें आप यहाँ पर भी इसी इक्वेशन को आप इधर एडजस्ट करेंगे, इसी इक्वेशन को इधर एडजस्ट करें। देखिए यहाँ मसला आ रहा है, ये मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर उसने जो ये बनाया है ICl3, उसमें कितने मोल आयोडीन यूज किए, 1 मोल। हमने कितने यूज करने हैं, हाफ मोल। उसने क्लोरीन कितने यूज किए, 3 मोल। हमने कितने यूज करने हैं, 3/2 मोल्स। और आगे देखें उसने जो 2ICl3 बनाया है उसने कितने मोल बनाया है, 2 मोल। और हम कितने बनाने चाह रहे हैं, 1 मोल। अब आप जरा खुद देखें कि यहाँ क्या काम होगा। ये जो उसने बताई है ना आपको वैल्यू, 1 मोल ऑफ, अब मैंने आपको बताया था कि जो इस तरह के रिएक्शन होते हैं उसमें पर मोल कोई खास चीज को रेफर नहीं कर रहा होता। तो इसने ये जो वैल्यू बताई है -214, ये उस वक्त रिलीज होगी जब 1 मोल आयोडीन, 3 मोल क्लोरीन और 2 मोल ICl3 बनेंगे, तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। पर मोल किसी खास चीज को रेफर नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप अपनी इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर क्या हर चीज हाफ हाफ नहीं है, इस इक्वेशन के मुकाबले में जरा चेक करें, सारी चीजें हाफ है। इसलिए मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा कि 214 नहीं लूंगा, 214 डिवाइडेड बाय 2 लूंगा। उसकी रीजन है बेटा, उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें 1 मोल ऑफ आयोडीन, 3 मोल ऑफ क्लोरीन, 2ICl3, देन 214 एनर्जी रिलीज। लेकिन हमने जो इक्वेशन, अच्छा हमने हाफ क्यों बनाई, आपके जहन में ये और होगा हम क्यों हाफ से कर रहे हैं। हम इसलिए हाफ से कर रहे हैं क्योंकि हमने जो फॉर्मेशन करनी है, फॉर्मेशन होती है फॉर 1 मोल ना। देखें डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन बड़ा क्लियर लिखा है और यूनिट पर मोल के लिए आ रही है। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 मोल ऑफ ICl3 लिखा है। जब यहाँ 1 मोल लिखा है तो पीछे एलिमेंट्स में भी मैं उसको इक्वेशन को तो बैलेंस करूंगा ना, तो हाफ मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल लिया और हाफ मोल ऑफ आयोडीन सॉलिड को हाफ मोल ऑफ गैस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको भी तो हाफ लिया था। इसलिए जो दूसरी इक्वेशन है जिसमें 2ICl3 बन रहा है वो 2 के लिए बन रहा है। ठीक है, या आप सिर्फ 2ICl3 को ना देखें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किलो जूल्स पर मोल अगर जनरल यूज किया जाए तो इसमें पर मोल किसी खास सब्सटेंस को रेफर नहीं कर रहा होता। लेकिन आप अगर इस पूरी इक्वेशन को देखें जो उसने दी हुई है और फिर उस इक्वेशन को देखें जो नीचे, ये वाली जो नीचे आपने लिखी है बेटा, ये वाली इक्वेशन, एक मिनट बस इसको जरा मार्क कर लूं। बट आप इस इक्वेशन को देखें जो नीचे आपने लिखी है ये वाली, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि जो हमने इक्वेशन लिखी है और जो उसने लिखी है उसमें फर्क है, वो डबल है और ये उसका हाफ मटेरियल हमने यूज किया, इसलिए मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करें, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें। ये आपका पाथ 1 है और ये आपका पाथ 2 है। ठीक है जी, तो ये बनेगा +19 +
पाथ 1 क्या है जी, डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू प्लस 19 हो जाएगा, और 214 को 2 से डिवाइड करें ना तो -107 आता है जी। इसको आप सॉल्व कर लें, प्लस 19 -107 तो -88, तो आंसर सी आपका होगा। सी इज योर आंसर। ठीक है बेटा, अब इस तरह कीजिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की आप पिक्चर सिर्फ ले लें, ये भी आप लोगों ने करना है, क्वेश्चन नंबर 9। या चले मैं इसको मैं कर देता हूँ, जल्दी से कर देता हूँ, टाइम है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा नोट करेंगे कि इसके अंदर यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्शन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, हाइड्रोजन की कंबस्शन हो रही है, और ये वाटर गैस से ना लिक्विड में जा रहा है, मतलब गैस में आईएमएफ नहीं थी, लिक्विड में आईएमएफ बन रही है, तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन है जी, CO2 प्लस H2 इट गिव्स CO प्लस H2O। ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। देखें यहां पर आपने क्या करना है, एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा H फाइंड आउट करना है। अब आपको क्या क्या चीजें गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्शन हो रही है, वो उसने आपको बताई हुई है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्शन होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, -283। अच्छा, वाटर के साथ क्या हो रहा है, वाटर गैस से लिक्विड में जा रहा है। ठीक है, वाटर जो है ना गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो जब गैस से लिक्विड में जाएगा तो कितनी एनर्जी चेंज आ रही है जी, -44, ये हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए देखें वो क्या बता रहा है, हाइड्रोजन के लिए आपके पास हाइड्रोजन की भी कंबस्शन हो रही है 1 मोल की, और आपके पास बन रहा है इधर वाटर बन रहा है। और कितना है जी, 286, ये आपके पास आ रहा है जी। ठीक है, अब बेटा हम इसको कैलकुलेट करते हैं आगे। अच्छा जी, अब इसमें देखिए ये आपका आ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये आपका फाइनल है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। -286 एक रूट में आ रहा है। निम्रा आपको कैसे पता चलेगा बेटा, आपको डेफिनेशन याद होगी तो पता चलेगा कि ये कंबस्शन है। ठीक है, क्योंकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न हो रहे हैं, हाइड्रोजन भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, इसलिए हम इसको कंबस्शन कह रहे हैं। तो फर्स्ट रूट आपका ये है, देखिए जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट रूट, इसमें सिर्फ ये वैल्यू आ रही है। सेकेंड रूट आपका ये होगा जी, इसमें ये आ रही है, ये चीजें आ रही हैं जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द सेकेंड रूट। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें जरा, -286 is equal to delta H plus -283 -44। तो सॉल्व करते हैं बेटा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 41। ठीक हो गया, तो 41 आपका आंसर है, और इसमें 41 आपका आंसर आ गया है बी। बी इज योर आंसर। देखिए इसको बेटा समझ लें कि आप मैंने क्या किया है इसमें।
सिर्फ इक्वेशन लिखी, इक्वेशंस को देखा, मुझे समझ आ गई कि ये कंबस्टन वाली इक्वेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, नीचे कंबस्टन के प्रोडक्ट लिखे। अच्छा, बात बच्चे इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कहते हैं ये इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है तो उसको आपने यूज ही नहीं करना ना, क्योंकि उसके बारे में वो अनचेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड जीरो अनचेंज है, तो उसको आप अगर एरो डालना भी चाहते हैं तो जीरो कर दें और फिर आप उसके रूट बनाकर आंसर निकालेंगे तो आंसर 41 आ रहा है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना है। कल की क्लास में भी आपको बता देता हूँ मैंने क्या करना है। कल की क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। और आप लोग कोशिश करें कि अभी ज्यादा से ज्यादा ना टॉपिकल्स भी करें, साथ में ईयरलीज भी करें, मिक्स करें। ठीक है, कुछ टॉपिकल्स करें जिसका आपको समझ आ रहा है कि ईयरली जब सॉल्व करते हैं तो अगर एक ही टॉपिक के एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका वो टॉपिक ठीक नहीं है। उस टॉपिक के एमसीक्यूज जाकर मैक्सिमम करें और फिर ईयरलीज पर आ जाए, फिर देखें कि आप किस टॉपिक के मैक्सिमम गलतियां आई हैं। ठीक है जी, अल्लाह।